जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट वाला पर। दोस्तों, ये हमारी आज की 5th क्लास है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। हमने पिछली क्लास में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को बहुत ही अच्छे से कंसेप्चुअल वे में समझ लिया था और हमारे आज के लेक्चर में हम इंडियन काउंसिल एक्ट को कवर करेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो चलिए बिना किसी बात की देरी किए हुए हमारे आज के लेक्चर को समझना हम शुरू करते हैं। लेट्स क्लियर योर कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इंडियन काउंसिल एक्ट आया क्यों, ये बात तब की है जब 1857 में रिवोल्ट हुआ था। रिवोल्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 आया। रिवोल्ट के बाद ये एक्ट लाया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथों में ले लिया। और रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ये चीज़ ब्रिटिश पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को एहसास हुई कि अब इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर ऐसा ना किया जाए तो फिर से एक रिवोल्ट होने की संभावना हो सकती है। तो इसे देखते हुए इंडियन काउंसिल एक्ट को लाया गया और इंडियन काउंसिल एक्ट टोटल 3 बार आती है। सबसे पहले 1861 में आती है, फिर 1892 में आती है और फिर 1909 में। इंडियन काउंसिल एक्ट को एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क समझा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नज़रिए से। तो आइए हम सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर, इट प्रोवाइडेड दैट द वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपैंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब जो सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी गवर्नर वाइसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी उसमें अब इंडियंस को भी इंक्लूड करना है। एक तो पहला लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपैंड करना है और उसे एक्सपैंड करके इंडियंस को भी उसमें इंक्लूड करना है एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। समझे? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब हो गया कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं, बस उन्हें इंक्लूड किया जा रहा है। सारे प्रोसेस को देखिए, मतलब एक मेंबर बना दी जा रही है। लॉर्ड कैनिंग इन 1862 नॉमिनेटेड 3 इंडियंस। लॉर्ड कैनिंग 1862 में 3 इंडियंस को नॉमिनेट करते हैं। सबसे पहले द राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। दीज वर द 3 इंडियंस। ये 3 सबसे पहले इंडियंस है जो कि ब्रिटिश के लेजिस्लेटिव काउंसिल में सबसे पहले एज अ मेंबर अपॉइंट किए गए थे। और उन्हें अपॉइंट करने वाले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग 1862 में नॉमिनेट किए गए थे। दे वर नॉमिनेटेड बाय लॉर्ड कैनिंग। नाउ नेक्स्ट फीचर इज initiated the process of decentralization. It initiated the process of decentralization by restoring legislative power to Bombay and Madras presidencies. मतलब जो हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जो पावर का सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया था, अब यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ और चार्टर एक्ट 1833 में उसका क्लाइमेक्स आ गया। लेकिन अब जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, यहाँ से पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को भी अब लेजिस्लेटिव पावर दे दी जाती है कि वो भी अपने लॉ बना सकते हैं और अपने हिसाब से चल सकते हैं। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड पंजाब। मतलब नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो आज का सिंध है और पाकिस्तान है, और पंजाब 1862 में, 1886 में एंड 1896 में रिस्पेक्टिवली। गिव्स मोर पावर टू द वाइसरॉय एंड a new system called the portfolio system was introduced in this act। इस एक्ट में जो वाइसरॉय होते हैं उन्हें और भी ज़्यादा पावर दे दी जाती है और पोर्टफोलियो सिस्टम यहीं पे इंट्रोड्यूस हुआ था। जो आज के डेट में हम देखते हैं कि हमारे कोई कॉमर्स मिनिस्टर होते हैं, कोई फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, कोई डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, मतलब जितनी भी पोर्टफोलियोज़ है, अलग अलग मिनिस्टर्स है उसके पोर्टफोलियो के, वो जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था वो यहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, उसकी नींव यहीं पर रखी जाती है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। इट ऑल्सो एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू एन ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। जो आज हम प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो देखते हैं प्रेसिडेंट का, जो प्रेसिडेंट आज के समय में ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, उसकी नींव रखी जाती है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। और जो ऑर्डिनेंस वाइसरॉय निकालते थे उसे 6 मंथ के लिए ही वैलिड माना जाता था। सो दिस वर ऑल द फीचर्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब इसके
तकरीबन 30 साल बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। आइए इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन दैम। मतलब यहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थी इंडियन की, उन्हें इंक्रीज कर दिया जाता है। मतलब और भी ज़्यादा इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब इंक्लूड करने लगे हैं ब्रिटिशर्स, लेकिन जो ऑफिशियल मेंबर्स थे और जो उनकी ऑफिशियल मेजोरिटी थी, मतलब जो भी ब्रिटिशर्स की मेजोरिटी थी, वो उसे मेंटेन रखते हैं। कभी भी इंडियंस को खुद से ज़्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल में होने नहीं देते हैं। सॉरी दोस्तों। It gave power to the legislative council to discuss the budget and address question to the executive council। मतलब अब जो इंडियंस इंक्लूड कर लिए जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अब उन्हें ये पावर दे दी जाती है कि वो बजट के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली है कि वो सिर्फ एक बार क्वेश्चन कर सकते थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स अगर आंसर देना चाहें तो आंसर दे, ना देना चाहे तो ना दे, लेकिन दोबारा इंडियंस उनसे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते थे। बस लिमिटेड पावर क्वेश्चनिंग करने की दी जाती है। It provided the nomination of the non-official members to the Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of the Provincial Legislative Council and Bengal Chamber of Commerce। मतलब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किए जाते थे, वो वॉइस रॉय अब नॉमिनेट करेंगे किन के रिकमेंडेशन से। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात यहाँ पे हो रही है। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइस रॉय नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे, उन मेंबर्स को रिकमेंड करेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स से, बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स। और यही सेम बात लागू होती है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, उन्हें रिकमेंड करेगी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चेंबर्स। और यहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उन्हें गवर्नर, जो प्रोविंशियल के गवर्नर होंगे प्रोविंस के, वो उन्हें एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करेंगे, जगह देंगे, मेंबर बनाएंगे। नॉमिनेशन मेथड वॉज यूज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। मतलब यहाँ पे देखा जाता है कि नॉमिनेशन मेथड यूज़ किया जा रहा है। आज के समय में जो हम राज्यसभा में देखते हैं कि जितने भी मेंबर्स नॉमिनेट होके जाते हैं, एक तरह से इलेक्शन होता है। तो यहाँ पे भी एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, बट इलेक्शन टर्म यहाँ कहीं यूज़ नहीं की जा रही है। इसे नॉमिनेशन मेथड कहा जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज़। मतलब देखा जाए तो यहाँ से इलेक्शन की प्रोसेस शुरू हो गई है, ऑफिशियली शुरू नहीं हुई है। ऑफिशियली इलेक्शन कोई टर्म यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम देखें समझें तो यहाँ से इलेक्शन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। नाउ कम्स योर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि जो मॉर्ले थे, ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि ब्रिटिश में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाली पोस्ट थी। उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले थे और भारत के वाइस रॉय उस वक्त मिंटो थे, इसीलिए इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। कुछ फीचर्स इसके जान लेते हैं। सबसे पहले इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम 16 to 60। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स की स्ट्रेंथ 16 थी, उसे इंक्रीज कर दी गई 60। और वैसे ही जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उन्हें भी इंक्रीज कर दी गई, बट उन्हें स्पेसिफिक नहीं रखा गया। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया गया कि अब 16 to 60 हो जाते हैं, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसे बताया नहीं गया कि कितने मेंबर्स रह सकते हैं। जितने चाहे गवर्नर्स, जितने चाहे उतने मेंबर्स वो नॉमिनेट कर सकते थे। इट रिटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो वाइसरॉय की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहाँ पे ऑफिशियल मेजॉरिटी अभी भी ब्रिटिशर्स ने अपने हाथों में ले रखी थी, लेकिन यहाँ पे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहाँ पे इंडियंस को भी एज अ मेजॉरिटी आने की इजाज़त दे दी गई। मतलब अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स से ज़्यादा इंडियंस हो सकते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। Allowed the member to ask supplementary question and move resolution on the budget and so on। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में ये देखा जाता है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मतलब अगर कोई इंडियंस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स किसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर से क्वेश्चन करती थी, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले आंसर देना चाहे तो दे, लेकिन इंडियंस क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। बट यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने की पावर दे दी गई इंडियंस को, और रेजोल्यूशन पास करने की, बजट के ऊपर कोई रेजोल्यूशन अगर पास करना हुआ तो उसे भी पास करने की पावर यहाँ पे इंडियंस को दे दी जाती है। It provided the association of the Indian to the Executive Council for the first time, and Satyendra Prasad Sinha was the first Indian to join the Viceroy's Executive Council as a law member।
मतलब यहाँ पे देखा जाता है कि अभी से पहले तक तो जो जितनी भी इंडियन काउंसिल एक्ट आई थी उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को एंट्री मिल गई थी, लेकिन अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को एंट्री नहीं मिली थी। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वाइस रॉय की, उसमें इंडियंस को भी अलाउ किया जाने लगा। और जो सबसे पहले इंडियंस थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने, वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर बने, वे थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एंड ही वॉज इलेक्टेड एज अ लॉ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल. It introduced the system of communal representation for Muslim by accepting the concept of separate electorate. मतलब अभी से पहले तक मुस्लिम ने सेपरेट इलेक्टोरेट की काफ़ी ज़्यादा मांग की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, लेकिन अभी से पहले तक उसे माना नहीं जा रहा था। लेकिन 1909 वाले इंडियन काउंसिल एक्ट में इस मांग को पूरी कर दी जाती है और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे एक सेपरेट इलेक्टोरेट को स्टैब्लिश कर दिया जाता है। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है फॉर मुस्लिम्स लाया गया। तो मुस्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर कोई मुस्लिम मेंबर खड़े होते हैं कि उन्हें मेंबर बनना है, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ वहाँ के मुस्लिम वोटर्स ही वोट दे सकेंगे। मतलब हिंदू और अदर जितने भी रिलीजन वाले लोग थे वो उन्हें वोट नहीं दे सकते थे। दिस इज़ नोन एज सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं उसी कम्युनिटी के लोग उन्हें वोट करेंगे और किसी दूसरी कम्युनिटी के लोग उसे वोट नहीं कर सकते हैं। सो 1909 वाले जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स दे दी जाती है और सेपरेट इलेक्टोरेट स्टैब्लिश कर दी जाती है। और लॉर्ड मिंटो को इसी वजह से फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। और लॉर्ड मिंटो ने ही कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया, मतलब एक एक्ट के फॉर्म में ला के प्रोविज़न बना दिया और उसे पूरे भारत पे लागू करा दिया। तो उसने कम्युनलिज्म को सीधे सीधे लीगलाइज करा दिया। दैट्स वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. It also provides for the separate representation of provincial corporations, chamber of commerce, universities and जमींदार्स. जितने भी provincial corporations थे, chamber of commerce थे, universities थी और जमींदार्स थी, उनके लिए भी separate representation का प्रस्ताव इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में लाया गया। तो इसी के साथ हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 और 1909 खत्म होता है। इंडियन काउंसिल एक्ट के ख़त्म होते ही द क्राउन रूल का जो सब टॉपिक था उसका आधा पोर्शन ख़त्म हो जाता है। और अब अगली आने वाली क्लास में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 एंड 1995 को कवर करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1905 ख़त्म होते के साथ ही द क्राउन रूल वाले सब टॉपिक में काफ़ी मेजर पोर्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब धीरे धीरे हम अपने चैप्टर के लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स छोटे छोटे टॉपिक्स पे मैं आपके लिए लाता रहूँ। जय हिंद।